प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का टॉपिक स्टार्ट किया था और वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो क्रॉस प्रोडक्ट की हैं वो डिस्कस की थी। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, आपके पास ए क्रॉस बी, अगर ए और बी आपके पास दो वेक्टर्स हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह डिफाइन है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर बी इंटू साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, दो वेक्टर्स ए और बी के दरमियान एंगल है और साथ में क्या देगा एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर कौन सा वेक्टर है, एन यूनिट वेक्टर आपके पास वन लेंथ का वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन बोथ वेक्टर्स ए और बी उनके परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इस डेफिनेशन को यूज़ करते हैं हम लोगों ने दो फार्मूलाज यहाँ पे ड्राइव किए थे। पहला फार्मूला जो कि डेफिनेशन है आपके पास ए क्रॉस बी, इसको यूज़ करके हम लोगों ने ड्राइव किया था, वो ये था कि इस फार्मूला को या इस डेफिनेशन को यूज़ करते हम जो है वो साइन ऑफ थीटा जो है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो किसकी इक्वल होगी, वो इक्वल होगी जो दो वेक्टर्स हैं ए और बी उनका क्रॉस प्रोडक्ट, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड जो है अलग अलग आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। और यहाँ पे थीटा के ऊपर ये कंडीशन लगाई थी कि थीटा जो एंगल है आपके पास यहाँ पे वो 0 और 180 डिग्री के दरमियान में ही होना चाहिए। अगर थीटा आपका 0 180 डिग्री के दरमियान में है या 0 और पाई के दरमियान में है तो उस केस में आपको साइन ऑफ थीटा की जो है वो ये वाली वैल्यू मिलेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। उसके बाद इसी तरह इसी फार्मूला को यूज़ करते हैं हम लोगों ने एन यूनिट वेक्टर जो है वो उसकी भी वैल्यू फाइंड की थी, जो कि यहाँ पे डेफिनेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 1 है और वेक्टर ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है या दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, उसकी वैल्यू थी यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन ऑफ थीटा। अगर थीटा के ऊपर ये वाली कंडीशन है तो यहाँ पे साइन ऑफ थीटा की ये वाली वैल्यू जो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में पुट कर सकते हैं। तो एन यूनिट वेक्टर की वैल्यू आपके पास जो है उसका फार्मूला मिल जाएगा आपको, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसी वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ओवरऑल दो फार्मूलाज आपको मिल रहे हैं। साइन ऑफ थीटा का आपको ये वाला फार्मूला मिलेगा जिसमें थीटा के ऊपर कंडीशन है कि थीटा जो 0 और 180 डिग्री के दरमियान में है। इस तरह जो एन यूनिट वेक्टर है उसका फार्मूला आपको ये वाला मिल जाएगा, दो वेक्टर्स ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट और डिवाइड बाय इसी क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड। तो ये प्रूफ हम लोगों ने इस फार्मूले का जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कुछ लास्ट लेक्चर में। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये पढ़ी थी कि वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए और डिटर्मिनेंट को यूज़ करते हुए हम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट को किस तरह यूज़ करेंगे, डिटर्मिनेंट की पहली रो जो है वो आई जे के लिखेंगे, दूसरी रो जो पहला वेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर ए उसके कंपोनेंट्स को लिखेंगे और तीसरी रो जो है जो दूसरा वेक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट में उसके कंपोनेंट्स को लिखेंगे। उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपको दो वेक्टर्स जो ए और बी हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर जो है वो कंपोनेंट्स की फॉर्म में जो है वो मिल जाएगा। और याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जो है वेक्टर क्वांटिटी आती है और डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जो है वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है। उसके अलावा हम लोगों ने ये पढ़ा था कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वो नॉन कम्यूटेटिव होता है, मीन्स उसमें कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता। इन अदर वर्ड्स ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। ठीक है, लेकिन हाँ ए क्रॉस बी जो है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। ठीक है, इसलिए इस इक्वलिटी का मतलब ये नहीं होगा कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का सिंबल जो है साथ में आया। ठीक है, अगर माइनस का सिंबल साथ में ना हो और ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए की इक्वल हो तब हमने कहना था कि कम्यूटेटिव लॉ जो है होल्ड करता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के केस में ये कम्यूटेटिव लॉ जो है होल्ड नहीं करता। इन दोनों वेक्टर्स का ए क्रॉस बी का और बी क्रॉस ए का आंसर जो है वो इन जनरल आपस में इक्वल नहीं आता, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, वो नॉन कम्यूटेटिव होता है। लेकिन ए क्रॉस बी का आंसर जो है वो इन जनरल माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल आता है। ये इक्वलिटी या ये रिजल्ट जो है आप लोगों ने याद रखना है। उसके अलावा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ये पड़ी थी कि जो दो सेम वेक्टर्स होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जो है आपको एक जीरो वेक्टर मिलता है। और उसके अलावा ये वाली एक कैरेक्टरिस्टिक भी पड़ी थी कि जब भी दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों या दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, उस केस में भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, हमेशा एक जीरो वेक्टर ही होता है। ठीक है, उसके अलावा फिफ्थ कंडीशंस या कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने ये पढ़ी थी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो वेक्टर्स को यूज करते हैं हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी फाउंड कर सकते हैं। अगर दो वेक्टर्स जो हैं वो किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक वेक्टर ए है, ये आपके पास एक वेक्टर बी है, दो वेक्टर्स अगर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हों तो उन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाउंड करके और उसका मैग्नीट्यूड फाउंड करके हम जो है वो उस
पैरेललोग्राम का एरिया फाउंड कर सकते हैं जिस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को ये दो वेक्टर्स ए और बी जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया आपको मिल जाएगा। इन दो वेक्टर्स का ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लें, आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, उसका मैग्नीट्यूड फाउंड करें तो आपको इस पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। उसी तरह अगर आप क्या करें, इस पैरेललोग्राम के एरिया को मीन्स ए क्रॉस बी उसके मैग्नीट्यूड को आप अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें या 2 से डिवाइड कर दें तो पैरेललोग्राम का हाफ एरिया आपको मिल जाएगा। तो दूसरे लफ्ज़ में आप ये कह सकते हैं कि आपको ये जो ट्राइंगल बन रही है जो कि पैरेललोग्राम का हाफ ही है, आपको इस ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा जिसकी एडजेसेंट यहाँ पे कौन सी आ रही हैं, एक वेक्टर ए आ रहा है साइड और दूसरा जो है वेक्टर बी आ रहा है। तो अगर किस ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड दो वेक्टर्स हैं वेक्टर ए और बी, तो आप ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। क्या करें, दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो आपको पैरेललोग्राम का एरिया मिलेगा और उसको अगर आप जो है 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ट्राइंगल का एरिया किसकी इक्वल होता है, वो इक्वल टू होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम के एरिया का आप काट दें तो आपको जो है वो ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा जिसकी एडजेसेंट साइड जो है वेक्टर्स ए और वेक्टर्स बी होंगे। तो यहाँ तक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ ली थी क्रॉस प्रोडक्ट के केस में। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 7। इसमें कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में बताया गया है कि अगर आपके पास तीन कोलिनियर वेक्टर्स हों, लेट्स से वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, अगर आपके पास ये तीन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, मीन्स ऐसे वेक्टर्स हैं तीनों ही जो कि एक ही लाइन के ऊपर जो है वो लाई कर रहे हैं, तो अगर आप वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट लें वेक्टर बी के साथ, फिर वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट लें वेक्टर सी के साथ और वेक्टर सी का क्रॉस प्रोडक्ट लें वेक्टर ए के साथ, ठीक है। और इन तीनों ही क्रॉस प्रोडक्ट को क्या करें, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इन तीनों ही क्रॉस प्रोडक्ट को जब आप आपस में अगर आप ऐड करें, ऐड करने के बाद अगर आंसर आपका जो है वो 0 आ जाए तो इस केस में हम कहेंगे कि वो तीन वेक्टर्स क्या हैं, वेक्टर्स ए और बी और तीनों और सी जो तीनों वेक्टर्स क्या हैं, वो क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं, मींस ऐसे वेक्टर्स हैं जो एक ही लाइन के ऊपर जो है वो लाई कर रहे हैं। और अगर इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, तीन वेक्टर के केस में अगर इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो 0 के इक्वल जो है वो नहीं आता, तो अब ये कह सकते हैं कि आपके जो तीन वेक्टर्स हैं ए और बी और सी वो क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स नहीं है, वो फिर क्या है, वो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक नंबर 7 वेक्टर प्रोडक्ट के केस में। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 8 है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है बताई गई है क्रॉस प्रोडक्ट की, और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के केस में जो है या स्केलर प्रोडक्ट के केस में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आपके पास एक वेक्टर है लेट्स से ए, उसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है दो वेक्टर्स के सम या डिफरेंस के साथ जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दो वेक्टर्स का सम या डिफरेंस, तो उसका आंसर किसकी इक्वल आएगा, उसका आंसर आएगा कि आप क्या करें, पहले वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट लें वेक्टर बी के साथ, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस का सिंबल आ रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट लें वेक्टर बी के साथ, उसको लिख दें ए क्रॉस बी, उसके बाद प्लस या माइनस जो भी सिंबल आएगा उसको यहाँ पे लिखें, और फिर इसी वेक्टर ए का जो कि ब्रैकेट के बाहर आ रहा है इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर सी के साथ, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए क्रॉस सी, इसको भी हम लोगों ने क्या ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ए क्रॉस बी प्लस माइनस ये किसकी इक्वल होगा, ए क्रॉस बी प्लस माइनस ए क्रॉस सी, इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और एडिशन या सब्ट्रैक्शन, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड से जो है ब्रैकेट के ऊपर जो है इन्वॉल्व जो अप्लाई जो है वो हो रहा है। इस तरह एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आप क्या करते हैं, दो वेक्टर्स के एडिशन और सम जो कि ब्रैकेट में यहाँ लिखा हुआ है उसकी राइट हैंड साइड से जो है वो अप्लाई करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, आपके पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ये कैसे होगा, आपने साइड्स जो है मेंटेन रखनी है, जो वेक्टर जिस साइड में आ रहा है आपने उसको उसी साइड में रखना है, उसी साइड में इसलिए क्यों रखना है आपने, क्योंकि हमने भी थोड़ी देर पहले ये कंडीशन पढ़ी ही है कि कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है वेक्टर प्रोडक्ट की कि उनमें कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है, मीन अगर आप साइड चेंज कर देंगे तो आपका आंसर जो है वो इक्वल नहीं आएगा, आपका आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो साइड्स को आप लोगों ने जो है वो ध्यान से जो है वो लिखना है कि कौन सा वेक्टर जो है किस साइड में आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है या राइट हैंड साइड में आ रहा है। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ब्रैकेट की राइट हैंड साइड से अप्लाई हो रहा है, लेकिन हमने वेक्टर की साइड को जो है वो चेंज नहीं करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये ब्रैकेट में पहला वेक्टर आ रहा है इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे इस वेक्टर सी के साथ जो कि ब्रैकेट में बाहर आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास वेक्टर ए क्रॉस सी। उसके बाद दरमियान में प्लस या माइनस जो भी एक वक्त में सिंबल आ रहा होगा वो यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद ब्रैकेट का जो दूसरा वेक्टर है बी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ब्रैकेट के बाद जो वेक्टर सी है इसके साथ, ये आपके पास आंसर आ जाएगा बी क्रॉस सी। तो ओवरऑल ए प्लस माइनस बी, ये जो दो वेक्टर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ब्रैकेट में, इनका अगर आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है वेक्टर सी के साथ, तो उसका आंसर आएगा आपके पास वेक्टर ए क्रॉस सी प्लस माइनस वेक्टर
बी क्रॉस सी, ठीक है। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट अवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या है, करेक्टरिस्टिक नंबर 7, इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया गया है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली जो करेक्टरिस्टिक है क्रॉस प्रोडक्ट की, वो भी डॉट प्रोडक्ट की तरह ही है। अगर आप क्या करते हैं, किसी स्केलर को दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका आंसर जो है आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि आप जस्ट क्या करें, स्केलर को पहले वेक्टर जो ए है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको जो नया वेक्टर मिलेगा लैम्डा ए, इसका फिर आप क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट ले लें वेक्टर बी के साथ, दोनों इस केस में आपका आंसर जो है इक्वल आएगा। या फिर आप अपना आंसर जो है वो इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप क्या करें, पहले वेक्टर ए को जो है एज इट इज लिखा रहने दें, और क्रॉस के बाद जो दूसरा वेक्टर बी है लैम्डा को जो है वो क्या करें, उस वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और ए का क्रॉस प्रोडक्ट जो है आप फाइंड आउट करें लैम्डा बी के साथ। उस केस में भी जो तीन तीन यहाँ पे रिजल्ट लिखे हुए, एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, तीनों का आंसर क्या आएगा, आपस में इक्वल आएगा, ठीक है। तो लैम्डा इंटू ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी फाइंड करें, वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें, आपको जो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी उसके साथ लैम्डा मल्टीप्लाई कर दें, वो वाला आंसर आपके पास किसकी इक्वल आएगा, वो वाला आंसर आपके पास इक्वल इसके आएगा। क्या आप क्या करें, जस्ट लैम्डा को वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई करें, आपको जो नया वेक्टर मिलेगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वेक्टर बी के साथ फाइंड कर लें, तो आपका दोनों आंसर जो है वो सेम ही आएंगे। या फिर आप क्या करें, लैम्डा को वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्ट में आपको जो नया वेक्टर मिलेगा, पहले लेफ्ट साइड में जो वेक्टर ए लिखा हुआ है उसका क्रॉस प्रोडक्ट आप क्या करें, वेक्टर लैम्डा बी के साथ जो है ले लें, तभी आपका आंसर जो है वो ये सेम ही आएगा, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट मींस कि अगर आप जो है वो लैम्डा को ए क्रॉस बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका आंसर आपके पास क्या आएगा, लैम्डा को ए के साथ मल्टीप्लाई कर लें और उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है बी के साथ ले लें। फिर उसके अलावा लैम्डा इंटू ए क्रॉस बी का आंसर इसकी इक्वल भी आता है कि आप क्या करें, लैम्डा को दूसरे वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई करें और ए का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो लैम्डा बी के साथ फाइंड आउट कर लें। तो ये स्केलर प्रोडक्ट जो है वो डॉट प्रोडक्ट के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही है। डॉट प्रोडक्ट के केस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो इस तरह थी कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, लेट से ए डॉट बी इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसका आंसर आपके पास किसकी इक्वल आएगा, उसका आंसर आएगा आपके पास, आप लैम्डा को वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आपको आंसर में वेक्टर मिलेगा उसका वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, ठीक है। या फिर आप क्या करें, लैम्डा को वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो पहले नंबर पे वेक्टर ए लिखा हुआ है उस वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट लेंगे लैम्डा इंटू बी वेक्टर के साथ। इस केस में भी ये तीनों आंसर क्या होंगे, आपस में इक्वल आएंगे। तो डॉट प्रोडक्ट के केस में या स्केलर प्रोडक्ट के केस में और वेक्टर प्रोडक्ट के केस में ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, ऑलमोस्ट सेम ही होगी, बिल्कुल वैसी जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के केस में था। उसके बाद नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक नंबर 10 या प्रॉपर्टी नंबर 10। इसमें यूनिट वेक्टर्स आई जे और के, उनका और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आपस में रिलेशन जो है बताया गया है कि जब भी आप वेक्टर आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, या जे का जे के साथ, या के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो इसके से आपको आंसर हमेशा जो है वो जीरो मिलेगा, ठीक है। जीरो क्यों मिलेगा, इसको हम जो है वो यहाँ पे एक जो जनरल रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था प्रॉपर्टी नंबर 4 में प्रीवियस लेक्चर में, वो यूज करेंगे यहाँ पे कि जब भी दो सेम वेक्टर्स का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो दो सेम वेक्टर्स के दरमियान क्योंकि एंगल जीरो होता है, इसलिए दो वेक्टर्स सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, वो जीरो की इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी को जनरली जो है जनरल प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करेंगे कि जब हम वेक्टर आई के साथ, जे का जे के साथ, या के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो इसके इसमें आंसर हमेशा जो है वो जीरो मिलेगा हमें। लेकिन डॉट प्रोडक्ट के केस में हम लोगों ने ये रिजल्ट पढ़ा था कि जब हम वेक्टर आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, या दो सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और इसी तरह जब हम वेक्टर जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और इसी तरह जब हम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो उस केस में आंसर हमेशा क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। तो ये फर्क आप लोगों ने याद रखना है। डॉट प्रोडक्ट के केस में सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमेशा 1 की इक्वल होता है, अगर वो सेम वेक्टर्स के हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर सेम वेक्टर्स जो हैं वो यूनिट वेक्टर नहीं है, जनरल के वेक्टर्स हैं, तो उस केस में आप क्या लिखेंगे कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर आपके पास वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर भी आपके पास वेक्टर ए ही है, अगर इनका आप डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे, तो इसका आंसर जनरल आपके पास आएगा वेक्टर ए, वही जिसका आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है, उसकी मैग्नीट्यूड का स्केयर आ जाएगा आपके पास। तो जनरल रिजल्ट ये है डॉट प्रोडक्ट के केस में, दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आता है आपके पास वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर। अगर दोनों जो सेम वेक्टर्स हैं वो आपके पास यूनिट वेक्टर हैं, तो रिजल्ट में जो आपको क्या मिलेगा, आंसर आपको मिलेगा यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर, और यूनिट वेक्टर क्या का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का स्केयर आपको क्या मिल जाएगा, 1 का स्केयर आपको 1 ही मिल जाएगा।
तो आई जे और के इनका अगर आप जो है इनमें आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते तो आपको आंसर क्या मिलेगा, वो 1 मिलेगा। अगर सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपको उस केस में आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट ये, अगर आप आज जो है वो आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें तो आपको आंसर तीसरा वेक्टर के मिलेगा। जे का के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपको तीसरा वेक्टर जो है वो आई मिलेगा। और के का आई के साथ जो है क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपको तीसरा वेक्टर जो है जे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो नंबर की आई और जे और के जो नंबर तरतीब वाइज आ रहे हैं इनकी तरतीब को आप लोगों ने जो है माइंड में रखना है। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आई क्रॉस जे इसका आंसर जो है के इक्वल कैसे आएगा। ठीक है, तो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को यूज करते हैं, जिस तरह हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसको यूज करके हम जो है ये प्रूव कर सकते हैं कि आई का जब वेक्टर आई का जब हम जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, के आएगा। कैसे आएगा, अगर हम जो है वो वेक्टर आई जो है उसको कंपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो उस वो क्या बनता है आपके पास, वो बनता है आपके पास 1 आई प्लस 0 जे और प्लस 0 के। ये आपके पास वेक्टर आई है, उसके 3 कंपोनेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इस तरह अगर आप वेक्टर जे को जो है उसकी कंपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो वो क्या आपके पास बनेगा, वो बनेगा 0 आई प्लस 1 जे और प्लस 0 के। तो ये वेक्टर आई और जे को कंपोनेंट की फॉर्म में लिख लिया है। अगर इस डेफिनेशन को यूज करते हुए, कंपोनेंट्स को यूज करते हुए अगर हम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें वेक्टर्स ए और बी का, तो वो क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है आपके पास डिटरमिनेंट की पहली रो में आता है आपके पास आई जे और के। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, अगर दो वेक्टर्स ए और बी की जगह हम जो है वो वेक्टर्स आई जे और के ले लें, यहाँ पे ए की जगह हम वेक्टर आई ले लें और जे की जगह जो है वेक्टर बी की जगह जो है वेक्टर जे ले लें और इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें तो उसका आंसर भी डिटरमिनेंट की फॉर्म में हमारे पास क्या आएगा, आई क्रॉस जे जो है उसका आंसर हमारे पास डिटरमिनेंट की फॉर्म में आएगा। कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहली रो की जगह जो है वो आई जे के और लिखेंगे। तो पहली रो की जगह यहाँ पे आ जाएगा आई जे और के। उसके बाद जनरल डेफिनेशन जो है डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट को यूज करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, उसमें ये है कि जो पहला वेक्टर होता है क्रॉस प्रोडक्ट में उसके उसके जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम दूसरी रो में लिखते हैं। तो पहला वेक्टर हमारे पास यहाँ पे जो है वो आई है, तो उसके 3 कंपोनेंट क्या हैं, 1 0 और 0। तो 3 कंपोनेंट जो है पहले वेक्टर के मीन्स आई के जो 3 कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे लिखेंगे 1 0 और 0। उसके बाद जो दूसरा वेक्टर है उसके 3 कंपोनेंट जो तीसरे रो में लिखेंगे। यहाँ भी दूसरा वेक्टर हमारे पास जो है वो जे है, तो उसके 3 कंपोनेंट क्या हैं, 0 1 और 0 1 और 0। ये हमने क्या कर दिया, जो दूसरा वेक्टर जे है उसके 3 कंपोनेंट जो है वो थर्ड रो में लिख दिए हैं डिटरमिनेंट के। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर आई जो कि फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो आई जिस भी रो जिस भी कॉलम में मौजूद है इस रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे। बाकी जो एंट्रीज बच जाएंगी इनका डिटरमिनेंट जो हम क्या करेंगे आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारे पास 0 आएगा और माइनस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, अगेन 0 आएगा। और 0 माइनस 0 क्या होता है, वो 0 की इक्वल होता है। इसलिए हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 को आई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आई मल्टीप्लाइड बाय 0। उसके बाद सेकंड एंट्री की बारी होगी पहली रो की। जब पहली रो की सेकंड एंट्री लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, माइनस का सिंबल खुद से लगाने के बाद जो है वो साथ में सेकंड एंट्री जो है वो हम जे लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, जे जिस भी रो और जिस भी कॉलम मौजूद है उस रो कॉलम को डिलीट करने के बाद बाकी जो एंट्रीज बच गई हैं उनका डिटरमिनेंट जो है उस जे या माइनस जे के साथ जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 0 और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस के बाद अगेन 0 आ जाएगा। तो 0 माइनस 0 किसकी इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल ही होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, 0 को जे के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट तीसरी एंट्री की बारी होगी के की। तो प्लस लगाने के बाद जो है साथ में यहाँ पे क्या लिखेंगे, के लिखेंगे पहली रो की तीसरी एंट्री। और के जिस भी रो और जिस भी कॉलम में मौजूद है उस रो कॉलम को डिलीट कर देंगे। बाकी जो एंट्रीज बच गई हैं उनका डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिटरमिनेंट क्या आएगा, यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो 1 माइनस 0 और 1 माइनस 0 किसकी इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल ही होता है। तो यहाँ पे के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे के साथ जो है वो 1 मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सिम्प्लीफिकेशन करते हैं। आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 0 आई प्लस या माइनस भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे क्योंकि माइनस आ रहा है, माइनस 0 जे प्लस 0 और माइनस 0 सेम ही होते हैं, इसलिए आप प्लस माइनस 0 की जगह प्लस 0 भी लिख सकते हैं, तभी कोई गड़बड़ जो है नहीं होगी। तो यहाँ पे फिलहाल माइनस लिखा है तो माइनस लिखने देता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद प्लस 1 के जिसको हम सिंपली जो है वो के भी लिख सकते हैं। और
ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा सिंपली के यूनिट वेक्टर। ये वाला आंसर जो है आपको मिल जाएगा जब आप लोगों ने क्या किया है, आई और जे का जो है आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट जो है फाइंड किया। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा जब वेक्टर आई का जब आप वेक्टर जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, वेक्टर तीसरा वेक्टर जो के है वो मिलेगा आंसर में। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो इस तरह आंसर जो है वो लिख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के। जब आप वेक्टर आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपको के मिलेगा, जब जे का जो है वो के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे इस तरह इसी वे को जिस वे से को फॉलो करते मैंने इसका आंसर फाइंड किया, इसी वे को फॉलो करेंगे तो आप जब वेक्टर जे का वेक्टर के साथ क्रॉस वार लेंगे तो आपको आंसर आई मिलेगा। इस तरह जब वेक्टर के का वेक्टर आई के साथ क्रॉस वार लेंगे तो आपको जो है वो जे मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम क्या करें, जहाँ पे हमने क्या किया है वेक्टर आई का वेक्टर जे के साथ क्रॉस वार लिया है तो हमें आंसर जो है के मिला है। अगर हम क्या करें वेक्टर जे का वेक्टर आई के साथ क्रॉस वार लें तब हमें आंसर जो है वेक्टर के जो है वो ये वाला जो है वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि वेक्टर्स में जो है वो कम्यूटेटिव लॉ जो है होल्ड नहीं करता। मीन्स कि जो आई क्रॉस जे है उसका आंसर जो है वो जो जे क्रॉस आई है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, इनके इक्वल जो है वो इसके इक्वल जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, हम लोगों ने जनरल पढ़ा हुआ है कि वेक्टर्स में जो है वो विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ जो है होल्ड नहीं करता। तो आई क्रॉस जे का आंसर जो है वो जे क्रॉस आई के इक्वल नहीं आएगा। लेकिन हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर आप साइड चेंज करके साथ में जो है माइनस का सिंबल लगा दे तब आपका इक्वालिटी जो है मेंटेन हो जाती है, तब ये दोनों साइड क्या हो जाती है आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे हम इस रिजल्ट को अगर हम यूज़ करें कि हमने आई क्रॉस जे का आंसर तो फाइंड कर लिया है, वो किया आ गया है। अगर हम जो है वो जे क्रॉस आई अगर हम लोगों ने इसका आंसर फाइंड करना है तो हमें पता है कि अगर हम इनकी साइड चेंज कर दें मीन्स जे क्रॉस आई को अगर हम लिख दें आई क्रॉस जे तो वो इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर हम साथ में क्या कर दें, साथ में अगर हम जो है वो माइनस का सिंबल लगा दें तो फिर ये दोनों क्या बन जाएंगे, दोनों आपको साइड्स क्या बन जाएंगी, आपस में इक्वल बन जाएंगी। तो जे क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, वो इक्वल टू होगा माइनस ऑफ आई क्रॉस जे। और आई क्रॉस जे का आंसर हमने भी फाइंड किया वो है के है। तो जे क्रॉस आई को लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे के आपके पास के यूनिट वेक्टर की इक्वल है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि जे क्रॉस आई जो है वो किसकी इक्वल है, वो माइनस के इक्वल है। इस तरह जे क्रॉस के का आंसर जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो आई के इक्वल आ रहा है। तो के क्रॉस जे का आंसर आपके पास क्या आएगा, फिर वो आपके पास उसका साइन वाइज जो है उल्टा आंसर आएगा, मीन उसका आंसर आपके पास जो है माइनस आई आ जाएगा। इस तरह के बाद आई आ रहा है तो के क्रॉस आई का आंसर जो है वो आपको क्या मिलेगा, जे मिलेगा। और जे क्रॉस और आई क्रॉस जे मीन्स कि इनकी साइड को अगर आप चेंज कर दें तो आई क्रॉस के का आंसर आपको क्या मिलेगा, माइनस जे मिलेगा। इसको आप लोगों ने याद कैसे रखना है, आप लोगों ने क्या करना है, आई क्रॉस आई जे और के जो तीन वेक्टर्स होंगे उनको इस तरह जो है वो सर्कल में लिख लेना है, एरोज लगा के आई जे और के। इस तरह एरो लगा के आप लोगों ने क्या करना है, सर्कल में यूनिट वेक्टर्स आई जे और के को लिख देना है और सर्कल को फॉलो करते जाना है। अगर आप सर्कल के ऊपर जो एरो आ रहा है अगर आप उसको फॉलो करते जाएंगे तो आपको जो है वो ये वाले रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप एरो की अपोजिट साइड पे जाएंगे तो आपको ये वाले रिजल्ट जो है मिलेंगे। किस तरह मिलेंगे अभी मैं आपको जो है फाइंड करके बताता हूँ, आपको फिर ये वाले 6 रिजल्ट जो है उनको याद करने की जरूरत नहीं होगी। कि एरो को देखें, एरो जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, आई के बाद क्या आ रहा है, जे आ रहा है। तो अगर आप जो है वो आई के बाद जो जे आ रहा है उसके आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो आई और जे के बाद क्या आ रहा है, जे के बाद जो है वो के आ रहा है। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको आंसर जो है वो के यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब देखें यहाँ पे जे यहाँ पे सैरो के साथ है, जे के बाद क्या आ रहा है, के आ रहा है। अगर आप जो है वो जे का के साथ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो जे का जब आप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट एरो क्या आ रहा है, आपके पास आई आ रहा है। जब आप जे का के साथ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, आपको आई मिल जाएगा। एरो की डायरेक्शन में ही आपने मूव करना है। इसी तरह आप जो है वो अगर आप यहाँ पे जो वेक्टर के है ये वाला इसके एरो को देखें तो वेक्टर के का अगर आप जो है उससे अगले वाले वेक्टर जो है वो के साथ उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। जब आप के का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आपको जो तीसरा वेक्टर जे है ये मिल जाएगा। मीन्स के क्रॉस आई का आंसर आपको जो है वो जे मिल जाएगा। और अगर आप जो है एरोज को फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप क्या करते हैं कि वेक्टर जो के है उसके बाद जो वेक्टर आई आ रहा था वो उसके ऊपर एरो को फॉलो करते हो उसके ऊपर जाने की बजाय इस डायरेक्शन में मूव करने की बजाय एरो की डायरेक्शन में मूव करने की बजाय आप क्या करते हैं कि इस वेक्टर के का इससे जो पीछे वाला वेक्टर है जे उसके साथ क्रॉस फाउंड करते हैं। मीन्स अगर आप क्या करते हैं के क्रॉस जे फाउंड करते हैं तो क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, ये जो एरो सर्कल के ऊपर आ रहा है इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपका आंसर जो है वो अगेन तीसरा वेक्टर ही आएगा लेकिन उसके साथ फिर क्या आ जाएगा, नेगेटिव का सिंबल आ जाएगा। तो के क्रॉस जे क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा,
आई नहीं बल्कि क्या आएगा, माइनस ऑफ आई आएगा। इसी तरह ये जो आप जे यहाँ पे लिखा हुआ है एरो जो उसकी इस डायरेक्शन में, अगर आप जो है जे का इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो आई लिखा हुआ है, अगर आप जे का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में अगेन आपको जो है वो तीसरा वेक्टर ही मिलेगा, लेकिन क्योंकि आप एरो जो है अपोजिट डायरेक्शन में आप मूव करके जो है क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपका आंसर जो है नेगेटिव ऑफ तीसरा वेक्टर जो है, जैसा कि यहाँ पे देखिए जे क्रॉस आई का आंसर क्या आ रहा है, माइनस के आ रहा है। ठीक है, इसी तरह जो वेक्टर आई है ये वाला, इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है आप इससे जो पिछला वेक्टर है एरो की डायरेक्शन में जो इससे पीछे वेक्टर आ रहा है के आई का, अगर आप जो है वो के के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उस केस में आपको जो तीसरा वेक्टर है जे उसका नेगेटिव आपको आंसर मिल जाएगा। मींस आई क्रॉस जे का आंसर आपको क्या मिल जाएगा, माइनस जे मिल जाएगा। तो इस तरह इस सर्कल के ऊपर जो एरोज हैं इनके डायरेक्शन में मूव करते हुए अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो तीसरा वेक्टर ही आएगा, उसके साथ माइनस का सिंबल नहीं आएगा। लेकिन अगर आप क्या करते हैं एरो की डायरेक्शन में मूव करने की बजाय अगर आप जो है एरो की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके फिर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में भी आपका आंसर जो है तीसरा वेक्टर ही आएगा, लेकिन उसके साथ जो है फिर माइनस का सिंबल भी जो है वो आएगा। तो इस तरह जो है सर्कल को और एरोज को यूज करते हुए आप जो है ये जो रिजल्ट यहाँ पे 6 लिखे हुए हैं ये वाले क्रॉस प्रोडक्ट के आई जे और के दरमियान ये जो रिलेशनशिप लिखा हुआ है ये वाला, इसको आप जो है वो याद कर सकते हैं। आपको जो है वो या कह सकते हैं कि इसको जो है इन रिजल्ट को जो है आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे इस सर्कल को के ऊपर जो एरोज लगे हुए हैं इनको फॉलो करते हुए इन सारे रिजल्ट को जो है आप जुबानी जो है वो लिख सकते हैं। तो जब सेम वेक्टर्स होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, जब डिफरेंट वेक्टर्स होंगे तब क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर कभी तीसरा वेक्टर प्लस में आएगा, कभी तीसरा वेक्टर जो है वो नेगेटिव में आएगा। वो याद रखने के लिए आपने क्या करना है, जैसे आप लोगों ने सर्कल को याद रखना है, अगर आई जो है वो उसके बाद जे आ रहा है और उसके बाद क्या आ रहा है, के आ रहा है और के बाद अगेन क्या आता है आपके पास, अगेन आपके पास आई आता है, ये वाला सर्कल मेंटेन हो रहा है तो आपका आंसर जो है वो तीसरा वेक्टर ही आएगा प्लस के साथ। अगर ये वाला सर्कल जो मेंटेन नहीं हो रहा बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है कि के का जो है वो जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया हुआ है, जे का जो है वो आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया हुआ है, या आई का जो है वो के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो लिया हुआ है। इस तरह जो है वो अपोजिट सर्कल आपका मूव कर रहा है तो फिर आपका आंसर जो है तीसरा वेक्टर आएगा, लेकिन साथ में क्या आएगा, माइनस का सिंबल आएगा। और डॉट प्रोडक्ट के केस में ये जो डिफरेंट वेक्टर्स थे उनका रिजल्ट जो है वो आप लोगों ने पढ़ाई होगा। डॉट प्रोडक्ट के केस में जब दो डिफरेंट वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और जो डिफरेंट वेक्टर्स हैं उनके एंगल, उनके दरमियान एंगल जो 90 डिग्री का हो तो उस केस में आपका आंसर क्या आता है, जीरो की इक्वल आता है। इसका हम लोगों ने जनरल रिजल्ट भी प्रूव किया था डॉट प्रोडक्ट के केस में। और आई और जे के केस में भी ये रिजल्ट होल्ड करता है कि जब आप आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे या जब आप जो है वो जे का के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे या जब आप जो है वो के का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे और डॉट प्रोडक्ट कम्यूट भी करता है तो इनका जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्योंकि ये जो आई जी और के ये थे एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं, इनके दरमियान एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, इसलिए इनके डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा क्या आएगा, वो जीरो की इक्वल आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के केस में ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं आई और जे और के इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है वो आप लोगों ने जो है वो ज़बानी याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक नंबर 11। ये एक्चुअली आपके पास जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट की एक एप्लीकेशन ही है। ये है मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होती है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट आ पॉइंट और आ एक्सिस। ठीक है, अगर ये आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है, या ये आपके पास एक एक्सिस है जो कि इस पॉइंट में से पास कर रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट जो है फोर्स का टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, उसको हम जो है मूवमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, जिसको हम जो है वो समटाइम जो है वो टार्क भी कहते हैं। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स या टार्क दोनों सेम ही क्वांटिटीज हैं। वो क्या होती है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है, उसको हम जो है वो टार्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ पे कंसिडर कर लें, यहाँ पे आपके पास जो है एक स्क्रू है, ठीक है, जिसको आपने क्या करना है, जो है वो टाइट करना है स्क्रू पेचकस की मदद से। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है अपना पेचकस जो है वो उसको जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मैं रफली जो शेप जो है यहाँ पे ड्रा करने लगा हूँ, ये उस पेचकस जो है क्या आपके पास एक हैंडल होगा जिसको बाय हैंड आप पकड़ के जो है फोर्स लगाते हैं और पेज को जो है वो स्क्रू को जो है टाइट करते हैं। तो उस वो टाइट करने के लिए या उसको जो है वो ढीला करने के लिए, पेज को जो है बाहर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं बाई हैंड यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये जो फोर्स आप जहाँ पे लगा रहे होते हैं, ये फोर्स जो है कितना टर्निंग इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर रही है इस पॉइंट के अबाउट। ये जो स्क्रू वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड जो है कितना टर्निंग इफेक्ट जो है क्रिएट कर रही है, वो उस टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स या टार्क कहते हैं। ठीक है, वो किसकी इक्वल होता है मैथमेटिकली, मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है या टार्क वो इज इक्वल टू होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। यहाँ पे आर क्या है, आर यहाँ पे है
ये जिस पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट आपका जो है जिसमें टर्निंग जो है वो हो रही है, जैसा कि यहाँ पे स्क्रू है, जिस पॉइंट को आप रोटेट कर रहे हैं या जिस पॉइंट के में टर्निंग आ रही है, उस पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट तक फोर्स अप्लाई हो रही है वहां तक जो वेक्टर बनता है उसको हम जो है यहाँ पे वेक्टर आर का नाम देते हैं। और एफ क्या है यहाँ पे, एफ यहाँ पे फोर्स है जो यहाँ पे जो है वो इस हैंडल के ऊपर जो है अप्लाई हो रही है। तो ये फोर्स जो है वो जितना टर्निंग इफेक्ट जो है क्रिएट करेगी उसको जो है मूवमेंट ऑफ फोर्स या टार कहते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट आर बी दी पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओ। ये अगर आपके पास जो है पॉइंट पी है जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है, और ये वाला आपके पास क्या है जहाँ पे जो है पेज यहाँ पे हमने कंसिडर किया, ये वाला आपके पास जो है पॉइंट ओ है। तो इस पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक जो आपके पास वेक्टर बनेगा उसको हम क्या करेंगे, वेक्टर आर का नाम दे देंगे। एंड एफ इज द फोर्स एक्टिंग एट पी। फोर्स जो है इस पॉइंट पी के ऊपर जो है वो अप्लाई हो रही है। देन मूवमेंट ऑफ फोर्स या टार्क जिसको हमने एम का नाम दिया है वो किसकी इक्वल होगा, मैथमेटिकली वो इक्वल टू होगा आपके पास आर क्रॉस एफ के इक्वल होगा। ठीक है, इसको हम जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट के रेफरेंस को यूज करते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, साथ में क्या आ जाएगा साइन थीटा। थीटा थीटा क्या यहाँ पे एंगल है फोर्स, और जो वेक्टर यहाँ पे आर इन्वॉल्व हो रहा है इनके दरमियान एंगल है वो वाला, साथ में क्या आ जाएगा एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो कि वेक्टर आर और फोर्स वाले जो वेक्टर हैं उनके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स का आंसर जो है आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो साइन थीटा जो है इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी आपका मोमेंट ऑफ फोर्स जो है या टार्क जो है उसकी वैल्यू भी उसी के करस्पॉन्डिंग होगी। अगर साइन थीटा की वैल्यू जीरो आती है तो आपका जो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, उसका आंसर जो है या उसकी वैल्यू क्या होगी वो भी जीरो बन जाएगी। ठीक है, अगर साइन थीटा की वैल्यू जो है आपके पास जो है वो नेगेटिव आती है तो मोमेंट फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर साइन थीटा की वैल्यू जो पॉजिटिव आती है तो मोमेंट ऑफ फोर्स आपके पास क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि आर का मैग्नीट्यूड वो भी आपके पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, फोर्स का मैग्नीट्यूड वो भी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, है ना। आपके पास जो यूनिट वेक्टर है साइन का चेंज फिर किसकी वजह से होगा, ये जो वेक्टर आर और वेक्टर एफ इनके दरमियान जो एंगल है उस एंगल की वजह से साइन का साइन जो है वो चेंज होगा, या कहने की जो साइन थीटा की वैल्यू होगी उस वैल्यू के हिसाब से जो है वो ये जो मूवमेंट ऑफ फोर्स होगा इसका साइन जो चेंज होगा। अगर साइन की वैल्यू पॉजिटिव है तो मूवमेंट ऑफ फोर्स पॉजिटिव आएगा, अगर साइन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है तो मूवमेंट ऑफ फोर्स नेगेटिव आएगा, अगर साइन की वैल्यू जीरो है तो वो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या आएगा आपके पास, जीरो आएगा। ठीक है, अब आप लोग नोट करें साइन की वैल्यू जीरो कब आती है, साइन की वैल्यू जीरो आपके पास आती है 0 डिग्री पे या 180 डिग्री पे। ठीक है, तो अगर साइन की वैल्यू जो है वो यहाँ पे जीरो जो है वो 0 डिग्री पे आती है, इसका मतलब यही है कि थीटा जो आपके पास जो वेक्टर आर और एफ के दरमियान क्या आ रहा है वो अगर जीरो हो जाएगा तो जो मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो फोर्स हम क्या करें इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं और आर जो आपके पास क्या है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर आप फोर्स इतना अप्लाई करें कि वेक्टर आर और जो फोर्स वाला वेक्टर उसके दरमियान एंगल 0 डिग्री हो जाए तो आपका मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है वो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, ये आपके पास वेक्टर आर है, अगर फोर्स आप जो है वो इस तरह अप्लाई करने की बजाय इस डायरेक्शन में ही अप्लाई करते हैं, इस तरह ही हैंडल को क्या 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 कहते हैं बाइक की तरफ इस तरह खींचते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्क्रू है उसमें रोटेशन जो है नहीं होगी। ठीक है, या फिर आप करते हैं इस हैंडल को क्या करते हैं इसके बिल्कुल जो है वो सामने की तरफ जो है इस तरह फोर्स लगाते हैं, तब भी जो है फोर्स तो आपने लगा रहे होंगे लेकिन उसमें रोटेशन जो है वो नहीं होगी। रोटेशन कब होती है, जब आप करते हैं साइड से जो है वो फोर्स लगाते हैं हैंडल के ऊपर, तब आपका ये स्क्रू जो है वो मूव करता है, तब उसमें टर्निंग जो है वो क्रिएट होती है। तो अगर आप फोर्स जो है बिल्कुल इसके बिल्कुल सामने की तरफ लगाएंगे वेक्टर आर के सामने की तरफ, तब भी जो है रोटेशन नहीं होगी, या वेक्टर आर के बाहर की तरफ इस तरह फोर्स लगाएंगे तब भी जो है आपकी रोटेशन जो है वो नहीं होगी, टार्क जो है वो क्रिएट नहीं होगी, प्रोड्यूस जो है नहीं होगी। तो ये कब हो रहा है ऐसा, जब टार्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ऐसा तब हो रहा है जब वेक्टर आर और फोर्स के दरमियान एंगल या तो जीरो आ रहा है, जब वेक्टर आर और फोर्स के दरमियान एंगल क्या आ रहा है वो 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो जब वेक्टर आर फोर्स के दरमियान एंगल जीरो या 180 डिग्री आ रहा है तो आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं कि आपकी टर्निंग जो है वो स्क्रू की जो है वो क्रिएट नहीं हो रही, प्रोड्यूस नहीं हो रही। अगर आप मैथमेटिकली फाउंड करना चाहें तो साइन थीटा की जगह जब यहाँ पे थीटा की जगह जो जीरो या 180 वैल्यू पुट करेंगे, जीरो या 180 डिग्री पुट करेंगे तो वहां से भी जब क्योंकि साइन थीटा जीरो बन जाता है जीरो पे और 180 डिग्री पे, इसलिए वहां पे भी जो है क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर जो है आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। मीन्स मूवमेंट का आंसर मैथमेटिकली भी आपको क्या मिल जाएगा, वो जीरो ही मिल जाएगा।
और उसके अलावा टर्निंग जो है वो मैक्सिमम जो है या आसानी से जो है वो कब क्रिएट होती है, जब बिल्कुल जो है हैंडल के परपेंडिकुलर जो है वो आप फोर्स जो है अप्लाई करते हैं। जितना परपेंडिकुलर आप फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा जो है वो स्क्रू को जो है वो टाइट करना या उसको ढीला करना जो आपके लिए आसान होता है, उतनी ज़्यादा जो है क्योंकि फोर्स जो है अप्लाई होती है, ठीक है, उतनी ज़्यादा टर्निंग जो है वो क्रिएट होती है। अगर आप फोर्स जो है थोड़ी सी इंक्लाइन लगाएंगे तो वो परपेंडिकुलर फोर्स की निस्बत जो है वो कम टर्निंग जो है वो क्रिएट होगी, लेकिन आप बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे तो टर्निंग जो है वो सबसे ज़्यादा होगी उस केस में। तो परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं तो वेक्टर ये आपके पास वेक्टर आर है, और ये आपके पास वेक्टर फोर्स वाला वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर जो है वो अप्लाई हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर, हैंडल के ऊपर, तो उसकी डायरेक्शन जो इस तरह है, ये वेक्टर की डायरेक्शन इस तरह है। तो आप नोट करेंगे दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री का आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब दो वेक्टर्स आर और जो फोर्स वाला वेक्टर इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का होगा तब जो है मैक्सिमम टार्क जो है प्रोड्यूस होगी। इसको आप जो है मैथमेटिकली भी जो है वो जज कर सकते हैं। मैथमेटिकली आप किस तरह जज कर सकते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे जो वेक्टर्स आर और एफ का जो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया हुआ है मैग्नीट्यूड की फॉर्म में और साइन थीटा की फॉर्म में हम लोगों ने ये वाला फाइंड किया है, और हमें पता है कि साइन थीटा की वैल्यू जो है अगर मैक्सिमम होगी यहाँ पे तो ये जो इन दी एंड आंसर आपको मिलेगा वो भी हमारे पास क्या मिलेगा, वो भी मैक्सिमम ही मिलेगा हमें। तो साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है मैक्सिमम कब क्या होती है, वो मैक्सिमम हमारे पास जो है साइन थीटा की वैल्यू जो 1 होती है, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू हमेशा जो है वो -1 से लेकर 1 के दरमियान में ही होती है, ठीक है। या तो 0 होती है या -1 और 0 के दरमियान में होती है या 0 और 1 के दरमियान में होती है। ओवरऑल जो है साइन की वैल्यू हमेशा जो है 0 -1 और 1 के दरमियान में ही होती है। कोई भी एंगल आप जो है पुट करें साइन के अंदर तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 1 ही आ रही है। हमें पता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 कब आती है यहाँ पे, जब साइन का एंगल क्या हो वो 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू अगर आप 90 डिग्री पुट करेंगे तब आपको जो ये क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर जो मिलेगा, ये जो आर क्रॉस एफ यहाँ पे लिखा हुआ है, तब आपको इस क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। मींस कि आपको जो टार्क या मोमेंट ऑफ फोर्स मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। तो हम लोगों ने मैथमेटिकली भी चेक कर लिया कि एंगल ये जो है ये 90 डिग्री का हो, यहाँ पे जो थीटा इन्वॉल्व हो रहा है, या आर और एफ के दरमियान जब एंगल 90 डिग्री का हो तब जो है वो ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, मैक्सिमम आता है। और उसके अलावा हम लोगों ने डायग्राम के थ्रू भी चेक कर लिया है, जब आप टर्निंग जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं किसी पॉइंट के अबाउट या एक्सिस के अबाउट, तो देखेंगे जब फोर्स जो है वो इस तरह हैंडल के ऊपर जो हैंडल लगा रहे हैं, इस तरह टर्निंग क्रिएट करने के लिए वो फोर्स अगर आप जो है वो ये जो वेक्टर आर है इसके परपेंडिकुलर लगाएंगे, यानी कि फोर्स और वेक्टर आर का एंगल जो है आप 90 डिग्री रखेंगे, तो उस केस में जो है मैक्सिमम टर्निंग जो है वो क्रिएट होती है। या आप लोगों ने प्रैक्टिकल एग्जांपल एप्लीकेशन के थ्रू भी जो है वो रियल लाइफ में भी जो है वो जज किया होगा इस बात को। जितनी परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे उतनी जो है वो आसानी से रोटेशन जो क्रिएट होगी, क्योंकि मैक्सिमम जो है टर्निंग इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है इस तरह। अगर आप जो इंक्लाइन फोर्स लगाएंगे तो टर्निंग इफेक्ट तो क्रिएट होगा, लेकिन उतना मैक्सिमम नहीं होगा जितना मैक्सिमम मैक्सिमम जो है परपेंडिकुलर फोर्स लगाने से होगा। तो थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री होगी या वेक्टर आर और फोर्स के दरमियान एंगल जो 90 डिग्री का होगा, या आप फोर्स जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो लगाएंगे हैंडल के ऊपर, तब आपकी जो मोमेंट आर्म या टार्क की जो वैल्यू होगी, या आप कह लें कि तब आपके पास जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो क्या होगा, आपके पास मैक्सिमम होगा। या सिंपल वर्ड्स में कहें तो टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, आपके पास जो है वो मैक्सिमम होगा। तो ये है मोमेंट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन, और उससे रिलेटेड थोड़ा सा कंसेप्ट की मोमेंट ऑफ फोर्स या टार्क एक्चुअली होती क्या है, मैथमेटिकली जो है आप लोगों ने उसको जो है वो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए फाइंड आउट करना है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो ये एग्जांपल्स हम जो है फिर नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। अभी के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है।